हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर का फुल कॉन्सेप्चुअल वन शॉट रिवीजन करेंगे। ये कॉन्सेप्चुअल रिवीजन है बच्चों, मतलब इसमें हम लोग कोई क्वेश्चंस वगैरह तो नहीं डिस्कस करने वाले, बट हाँ, हम सारे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स फटाफट से रिकैप करेंगे। ये एक ऐसा चैप्टर है बच्चों जो बहुत ही ईजी है और बहुत ही स्कोरिंग है। आपको अपने एग्जाम पैटर्न का आइडिया अच्छे से होगा। तो इस चैप्टर से एक 6 मार्कर क्वेश्चन आता ही आता है, और मैं आपसे बोलूंगा इस चैप्टर को आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करके जाइएगा एग्जाम में। मेक श्योर कीजिएगा कि इस चैप्टर के क्वेश्चन में आपके एक भी नंबर डिडक्ट ना हो। बहुत ही, मैं कहता हूं, फ्री के नंबर है इस चैप्टर में। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बच्चों, वक्त नहीं गवाते। तो इसमें जो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो है बच्चों डिस्क्लोजर ऑफ डिवेंचर्स इन बैलेंस शीट, है ना। तो आपने वैसे तो बच्चों बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ रखा होगा। कंपनीज के केस में शेड्यूल 3 के हिसाब से जो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, मतलब बैलेंस शीट और पीएनएल एज पर शेड्यूल 3 बनती है। तो यहां पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भाई जो डिबेंचर्स है वो एज पर शेड्यूल 3 बैलेंस शीट में कैसे कैसे डिस्क्लोज किया जाता है। तो मुद्दे की बात मैं बोलूंगा, क्रक्स बिल्कुल है कि जो डिबेंचर्स हैं वो कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, वो बोरिंग्स होती है कंपनी के लिए। तो कंपनी उसको अपनी बैलेंस शीट में या तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की तरह दिखाएगी अंडर द हेड नॉन करेंट लाइबिलिटीज, या फिर वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स दिखाएगी अंडर द हेड करेंट लाइबिलिटीज। यानी बच्चों डिबेंचर्स या तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर आएंगे या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर आएंगे, और कहीं पे भी नहीं आएंगे, राइट। अब सवाल उठा है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कब होते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होते हैं व्हेन इट इज ड्यू फॉर रिडेम्पशन आफ्टर 12 मंथ्स या फिर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड विच एवर इज लेटर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। तो वैसे अभी बच्चों मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर की रिवीजन नहीं करी है, तो मैं उसमें तो ज्यादा कूदूंगा नहीं, बट मेन बात यह है कि अगर कोई डिबेंचर रिडीम होने यानी रीपे होने आफ्टर 12 मंथ्स, 12 महीने के बाद रीपे होने, कब से, फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, तो उस केस में ये लॉन्ग टर्म बोरिंग से अंदर दिखाए जाते हैं अंडर द हेड नॉन करंट लाइबिलिटीज। सिंपल भाषा में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की तरह ट्रीट होता है। वहीं अब ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर कब दिखाए जाते हैं, इफ इट इज ड्यू फॉर रिडेम्पशन विद इन 12 मंथ्स या ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। तो बस उल्टा कि अगर 12 महीने के अंदर अंदर बैलेंस शीट डेट से ये डिबेंचर्स रिडीम होने यानी रीपे होने अगर, तो ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर आते हैं अंडर द हेड करंट लाइबिलिटीज। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, मैंने अपने डिटेल लेक्चर्स में वैसे कवर कर रखा है, इसको अच्छे से समझाया, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन होती है एज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ये होती है ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। यानी जो 12 महीने की जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं या ये जो हम कंसिडरेशन कर रहे हैं 12 महीने की, ये तो फ्रॉम बैलेंस शीट डेट होती है, लेकिन जिस दिन डिबेंचर्स इश्यू हो जाता है उसी दिन हम लोग क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि भाई अगर आज मैं डिबेंचर्स इश्यू कर रहा हूं और 31 मार्च जो भी मेरी अगली पड़ेगी, मानो 31 मार्च 2024 ही पड़ेगी अगली, तो 31 मार्च 2024 से मेरे डिबेंचर्स 12 महीने के अंदर अंदर रीपे होंगे या 12 महीने के बाद रीपे होंगे। अकॉर्डिंगली आज ही डिबेंचर्स इशू करते वक्त ही मैं डिसाइड कर लेता हूं कि ये डिबेंचर्स मेरे लिए लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं। ठीक है जी। बाकी तो डिटेल लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया है एग्जाम्पल वगैरह के साथ। तो एग्जाम्पल तो मैं वैसे चलो एक बार क्विकली डिस्कस कर लूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। एक बात और ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, अगर बस सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछे कि बताओ डिबेंचर्स कहां दिखाए जाते हैं और कुछ ना बताए कि 12 महीने के अंदर रिपे होने की बाद में होने, तो हम हमेशा मानते हैं कि ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, अकॉर्डिंगली इनको हम नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंदर दिखाते हैं इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। ठीक है, चलो फटाफट से एक एग्जांपल देखो। पहला एग्जांपल है डिबेंचर्स ऑफ 1 लाख इशूड ऑन 1 अप्रैल 2020, दे आर टू बी रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2024। हाउ विल दे बी डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। तो 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट में मेरे को बताना है कि डिबेंचर्स कैसे दिखाए जाएंगे, कैसे डिस्क्लोज होंगे। हालांकि डिबेंचर्स इशू कब हो गए, 1 अप्रैल 2020 को ही इशू हो गए, तो 1 अप्रैल 2020 को ही बैठ के मैं चेक कर लूंगा कि 31 मार्च 2021 को मेरी बैलेंस शीट में ये डिबेंचर्स कैसे होंगे, क्या ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर वाले होंगे या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स वाले होंगे। तो सीधी बात है भाई, अगर ये डिबेंचर्स 31 मार्च 2024 को रीपे होने हैं तो 31 मार्च 2021 से अगर आप देखोगे तो मोटा मोटा 3 साल बाद पे होने हैं।
मतलब मोटा मोटा मोर देन 1 ईयर बाद, मोर देन 12 मंथ बाद ये रीपे होने। तो इसका मतलब बच्चों ये क्या हो गया, इसका मतलब आप इसको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मानोगे अंडर द हेड नॉन करेंट लाइबिलिटीज। वहीं अगला एग्जांपल देखो, डिबेंचर ऑफ 1 लाख रुपीज इशूड ऑन 1 अप्रैल 2020। अगेन 1 अप्रैल 2020 को डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं। दे आर टू बी रिडीम्ड ऑन 31 जनवरी 2022। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये एक्सचेंज हो गया कि ये डिबेंचर्स अब मानो 31 जनवरी 2022 को रीपे होने हैं। हाउ विल दे बी डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। फिर से वही बात है कि 31 मार्च 2021 को इस डिबेंचर को हम कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो वही बात है बच्चों, देखो हम लोग डिस्क्लोजर कैसे होगी, ये शॉर्ट टर्म बोरिंग है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग है, वो 1 अप्रैल 2020 को ही डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन हम लोग देखते कब से, 31 मार्च 2021। तो मेरे को पता है क्या नजर आ रहा है, 1 अप्रैल 2020 को डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं, 31 जनवरी 2022 को रीपे होने हैं। मतलब डेट ऑफ इशू से अगर मैं देख रहा हूं तो डेट ऑफ इशू से ये मोर देन 12 मंथ बाद ही रीपे होने हैं। तो बिना ध्यान से पढ़े अगर कोई बच्चा जाता है या केयरफुली कॉन्सेप्ट पकड़ता नहीं, तो बच्चा यहां पे बोल देता है कि देखो 1 अप्रैल 2020 को डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं, 31 जनवरी 2022 को रिडीम होने, रीपे होने, तो 12 महीने बाद रीपे होने। तो इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म बोरिंग है क्योंकि 12 महीने बाद रीपे होने। बट कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है हमारा, कॉन्सेप्ट कह रहा है कि 12 महीने की जो कैलकुलेशन करो वो डेट ऑफ बैलेंस शीट से करो। तो जब मैं 31 मार्च 2021 से देखूंगा तो 31 मार्च 2021 से 31 जनवरी 2022 है, ये लेस देन 12 मंथ्स है बच्चों। इस कारण से 31 मार्च 2021 को मैं इसको कहां दिखाऊंगा, मैं इसको शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में दिखाऊंगा अंडर द हेड करेंट लाइबिलिटीज। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट, ठीक है जी, यस। अच्छा, अब एक टर्म होता है करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। डिबेंचर्स के केस में, मतलब वो लोन्स के केस में भी होता है, बट हम स्पेसिफिकली अभी डिबेंचर्स के केस में बात कर रहे हैं। तो करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स आर शोन अंडर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स अंडर द हेड करेंट लाइबिलिटीज। तो पहले याद रखना, करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स ये एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है। तो ये करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स दिखाए जाते हैं अंडर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स अंडर द हेड करेंट लाइबिलिटीज। इसका मतलब बहुत सिंपल है बच्चों, पढ़ने में बहुत टेक्निकल टर्म लगता है बट इतना टेक्निकल ये है नहीं। इसका मतलब ये है लॉन्ग टर्म डेट्स, मतलब ऐसे डिबेंचर्स जिनको मैंने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर डाल रखा था। अब ऐसी कोई डेट आई बैलेंस शीट के जिससे मैंने देखा कि इस टोटल लॉन्ग टर्म बोरिंग में से कुछ हिस्सा ऐसा है जो मुझे बैलेंस शीट डेट से विद इन 12 मंथ्स पे करना है। था ये ओरिजिनली लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लेकिन अब एक डेट ऐसी आ गई बैलेंस शीट की जिस डेट से मुझे पता लगा कि अब टोटल लाइबिलिटी में से कुछ हिस्सा मुझे 12 महीने के अंदर अंदर ही पे करना है फ्रॉम बैलेंस शीट डेट। और ऐसा होगा ही होगा भाई, जब मैं अगर मैं मानो 3 साल का लोन लूंगा तो पहले साल के अंत में 2 साल बचे होंगे, दूसरे साल के अंत में 1 साल बचा होगा, है ना। तो कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा जब मुझे लोन रीपे करना है, कोई डिबेंचर रीपे करना है ना, उससे जस्ट पहले, उस पेमेंट की डेट से जस्ट पहले जो 31 मार्च पड़ेगी उस डेट को मेरा करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स निकल के आ जाएगा। तो अगेन रिपीटिंग, करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स का मतलब लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स का या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का, लॉन्ग टर्म डेट्स का वो हिस्सा जो मुझे विद इन 12 मंथ्स ही पे करना है। तो बाय नेचर अब ये शॉर्ट टर्म हो गया है बैलेंस शीट डेट पे, इसलिए इसको हम लोग अलग से फिर निकाल के शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च 2021 को 20 लाख रुपए के डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग थे। तो 31 मार्च 2021 को 20 लाख के डिबेंचर्स थे जो ओरिजिनली लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर डाल रखे थे। आउट ऑफ दिस 2 लाख इज ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 31 जनवरी 2022। अब मैंने देखा कि यार इस पूरे 20 लाख में से 2 लाख रुपए के डिबेंचर तो ऐसे हैं जो अब 31 जनवरी 2022 को ही पे करने हैं, मतलब इसकी पेमेंट की डेट बिल्कुल सर पर आ गई है। तो अब ये एज ऑन 31 मार्च 2021 तो लॉन्ग टर्म नहीं रहे क्योंकि अब तो ये मेरे को कुछ महीनों के अंदर ही पे करने हैं। तो बस इसी 2 लाख रुपए को बच्चों हम लोग बोल देते हैं करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, दैट इज इसको हम लोग शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में दिखा देते हैं अंडर द हेड करेंट लाइबिलिटीज, है ना। तो क्वेश्चन यही है कि 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो इसको आप कैसे दिखाओगे। तो यहां पे आपको कैसे दिखाना है, आउट ऑफ 20 लैक्स 2 लैक्स तो करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट है, तो ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की तरह आएगा। और बैलेंस जो रिमेनिंग 10 लाख रुपए है
वो आपका नॉर्मल लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ही रहेगा जो कि नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअली, तो ये आप अच्छे से एक बार देख लेना। ठीक है, तो बैलेंस 10 लाख नहीं, सॉरी 18 लाख था, है ना, बैलेंस 18 लाख था, तो बैलेंस 18 लाख आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर आ जाएगा। आंसर्स में वही सब लिखा है, मैं आंसर्स रीड नहीं कर रहा, कॉन्सेप्ट हम बस रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बस एक सेपरेट टॉपिक था डिस्क्लोजर ऑफ डिबेंचर्स से रिलेटेड कि बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाते हैं। अब मुद्दे की बात जो एक्चुअली इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ डिबेंचर्स, मतलब डिबेंचर्स जब इशू होते हैं तो क्या अकाउंटिंग होती है, तो फटाफट से उसका रिकैप कर लेते हैं। तो देखो, डिबेंचर्स जो होते हैं बच्चों, वो कैश पे इशू हो सकते हैं, या फिर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश पे इशू हो सकते हैं, या फिर इशू हो सकते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। हमारे सिलेबस में ये तीनों भी चीजें कवर करनी है हमको, तो तीनों भी चीजें अलग अलग से हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। तो डिबेंचर्स जब बच्चों कैश पे इशू होते हैं या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश पे होते हैं, मतलब जो ये पहले दो केसेस हैं, उस केस में ध्यान रखना डिबेंचर्स पार पे इशू हो सकते हैं, मतलब व्हेन इशू प्राइस इक्वल टू फेस वैल्यू, या प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं व्हेन इशू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू, या फिर मजे की बात होती है जो कि एक यूनिक या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है शेयर्स के चैप्टर में से, डिबेंचर्स डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं, दैट इज व्हेन इशू प्राइस इज लेस देन फेस वैल्यू। ठीक है, तो ये एक अलग नया पॉइंट आ जाता है, क्योंकि शेयर्स के केस में पार पे इशू हो सकता है, प्रीमियम पे इशू हो सकता है, बट डिस्काउंट पे नहीं इशू हो सकता। तो अकॉर्डिंगली शेयर्स के चैप्टर में हम डिस्काउंट पे इशू करने की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं कवर करते, बट इस चैप्टर में हमें करनी पड़ती है, राइट। तो अब जब डिबेंचर्स कैश पे इशू होता है बच्चों, तो फिर से देखो ये रिपीटेटिव केस है। अगर आपने शेयर्स चैप्टर का रखा है तो ये सब आपको रिपीटेटिव लगेंगे और बहुत आसान लगेंगे। इसी रीजन से मैं कहता हूं बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। आप शेयर्स चैप्टर में अच्छे से मेहनत करके अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो, उसके बाद अगर जब ये पढ़ते हो तो ये बहुत ही इजी हो जाता है। नई चीजें इसमें भी हैं इस चैप्टर में, लेकिन बहुत कम है। मेजर पार्ट आपका ऑलरेडी शेयर्स चैप्टर से ही रिपीट हो जाता है कॉन्सेप्चुअली, है ना। तो आपको याद आएगा शेयर्स की तरह ही डिबेंचर्स भी जब कैश पे इशू होते हैं तो हमारे केसेस वही बनते हैं कि इशू प्राइस या तो लमसम में मिलेगा, यानी सारा का सारा विद एप्लीकेशन मिलेगा, या फिर किश्तों में मिलेगा, इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा, अलग अलग टुकड़ों में, जैसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल्स, राइट। अच्छा, जब डिबेंचर्स का इशू प्राइस जो है इशू के टाइम लमसम के पे मिलता है एप्लीकेशन के साथ, तो फटाफट से एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और उसके बाद इसको हम लोग डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसकी एंट्री होती है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, है ना। यह परसेंटेज मतलब होता है बच्चों इंटरेस्ट का रेट, कि डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट है वो किस रेट पे, किस पर एनम के रेट पे लगेगा। ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है ना। वो कुछ भी हो सकता है, 8%, 10%, 12%, 14%, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो जो भी परसेंट क्वेश्चन में गिवन है, अगर क्वेश्चन में 12% डिबेंचर गिवन है तो फिर आपको सारी एंट्रीज में 12% डिबेंचर लिखना पड़ेगा। दूसरी बात, जैसे शेयर्स चैप्टर में शेयर कैपिटल के अंदर हमेशा फेस वैल्यू जाता था, उसी प्रकार से परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू जाएगा, याद रखना, ठीक है। शेयर्स के चैप्टर में शेयर कैपिटल अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू जाता है, डिबेंचर्स के चैप्टर में परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट जो होता है उसमें हमेशा फेस वैल्यू जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर बच्चों इशू प्राइस इंस्टॉलमेंट्स में मिलने तो क्या होता है, तो फिर हमारी अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स बन जाती है, उसकी एंट्री होती है। तो एप्लीकेशन की अलग एंट्री होगी, अलॉटमेंट की अलग होगी, हर कॉल की अलग होगी, सिंपल। तो एप्लीकेशन मिलने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर हम इसको अलॉटमेंट के टाइम पे डिबेंचर अकाउंट में डाल देंगे, उसकी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। अगेन जहां पे भी परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट दिखे समझ जाना कि इसमें सिर्फ फेस वैल्यू आएगा। उसी प्रकार से फिर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, अगेन इसमें फेस वैल्यू जाएगा, तो यहां अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो जाता है। उसके बाद फिर अलॉटमेंट का पैसा मिल जाता है तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। उसके बाद फिर फर्स्ट कॉल की बारी आती है तो उसकी एंट्री फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, उसकी एंट्री होती है डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, अगेन इसमें फेस वैल्यू आ जाता है ना। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा मिल जाता है तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, काम खत्म। अज्यूमिंग सेकंड कॉल फाइनल कॉल है, फिर हम फाइनल कॉल मतलब सेकंड कॉल की एंट्री करते हैं तो उसकी एंट्री हो जाती है डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू जो भी परसेंटेज डिबेंचर है। परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट दिखते क्या सोच लेना है कि इसमें फेस वैल्यू आएगी।
और जब इसका पैसा मिल जाता है सेकेंड एंड फाइनल कॉल का, तो उसकी एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सिंपल, ठीक है, यहां डिबेंचर आएगा, राइट। अच्छा, नोट में वही बात है भाई कि फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज क्रेडिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर। तो परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट पे चाहे 10% डिबेंचर हो, 12% डिबेंचर हो, जो भी है, इसके लेजर में, इसके अकाउंट में हमेशा क्या जाएगा, फेस वैल्यू जाएगी, ठीक है। अगर सर डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, ऊपर वाली एंट्री में तो आपने वो देखा ही नहीं, आपने हर जगह ये फेस वैल्यू बोल लिया। अगर डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं तो बच्चों कुछ नहीं करना, प्रीमियम वाला पार्ट कहां चला जाता है, आपको अच्छे से पता है। प्रीमियम वाला पार्ट हम क्रेडिट कर देते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट किसके साथ चिपक के चलता है, जहां जहां भी आप परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट कर रहे होगे वहां पे साथ में हाथ पकड़ के चलेगा, उस केस में सिक्योरिटीज प्रीमियम जहां पे भी है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला अलॉटमेंट पे सिक्योरिटीज प्रीमियम है, मतलब अलॉटमेंट में प्रीमियम का पैसा है, तो अलॉटमेंट ड्यू करते वक्त डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट करके हम लोग यहां पे प्रीमियम का पार्ट भी लिख लेंगे, है ना, है ना। तो जिधर भी आपका जिस भी इंस्टॉलमेंट के साथ प्रीमियम चिपका हुआ है, अकॉर्डिंगली उसकी एंट्री में परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट जहां पे क्रेडिट हो रहा है उसी के साथ आप लोग साथ में नीचे सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट कर दोगे, जस्ट लाइक शेयर्स चैप्टर। कुछ भी नया नहीं है बच्चों, बिल्कुल जैसे शेयर्स के चैप्टर में करते थे सेम काम यहां पे भी करना है। और अगेन शेयर्स में मैंने शेयर्स चैप्टर की रिवीजन में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम मानते हैं कि जो प्रीमियम है वो किसके साथ चिपक के चल रहा है, वो अलॉटमेंट के साथ चिपक के चल रहा है इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। हालांकि मेजॉरिटी केस में एग्जाम में स्पेशली पता के चलता है क्वेश्चन की प्रीमियम किसके साथ है, नहीं बताया तो हमें मानना होता है कि वो अलॉटमेंट के साथ चिपका है। बाकी फॉर द पर्पस ऑफ योर एमसीक्यू याद रखना, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स, ये हमेशा एक कैपिटल रिसिप्ट होता है, ठीक है। चाहे डिबेंचर्स प्रीमियम पे इश्यू हो रहे हो उस पर प्रीमियम मिल रहा हो, चाहे शेयर्स प्रीमियम पे इश्यू हो रहे हो तो उसका जो प्रीमियम मिल रहा है, बोथ आर कैपिटल रिसिप्ट। ये आपसे एमसीक्यू में आराम से पूछा जा सकता है। जो नया पार्ट इसमें होता है बच्चों वो क्या होता है, डिस्काउंट वाला पार्ट, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्ट इसमें एज सच कुछ नया नहीं है, बस याद रखना है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एक कैपिटल लॉस है। मोमेंट मैंने कैपिटल लॉस वर्ड यू बोल दिया तो लॉस आपको अच्छे से पता है कि लॉस हमेशा डेबिट होता है, तो अकॉर्डिंगली जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर वाला जो पार्ट होता है वो हम डेबिट कर देते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में। वही जिस एंट्री में डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा उसी एंट्री में डिस्काउंट ऑन इश्यू डेबिट होके साथ में चल रहा होगा, राइट। तो अगेन अगर मैं यहां पे ही बोल लूं, मैंने फॉर एग्जांपल बोल दिया कि डिस्काउंट वाला जो पोर्शन है वो अलॉटमेंट में दिया जा रहा है या उसके साथ चिपक के चल रहा है, तो हम एंट्री कर लेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। जहां पे भी डिस्काउंट चिपका है वो परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट के साथ साथ जो एंट्री हो रही होगी जहां पे परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा उसी एंट्री में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी डेबिट होके साथ साथ चलेगा। अच्छा यहां पे भी हमारा अजम्पशन एक सेम फॉलो होता है बच्चों। अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि डिस्काउंट वाला पोर्शन हम कौन सी इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, क्या एप्लीकेशन के पैसे में हम डिस्काउंट दे रहे हैं या अलॉटमेंट में दे रहे हैं या कॉल में दे रहे हैं, जहां पे भी दे रहे हैं, अगर क्वेश्चन में लिखा है जो कि लिखा होना चाहिए तो वेल एंड गुड, नहीं लिखा तो क्या अज्यूम करना है हमको कि ये अलॉटमेंट पे ही अलाउ हो रहा है जो डिस्काउंट है, मतलब अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट करके हमें चलना होता है, ठीक है जी। अच्छा अब यहां पे बच्चों आता है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर। तो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स जो हमने ऑलरेडी कर रखा है शेयर्स के चैप्टर में रिवीजन में, वही सेम बात यहां पे चलती है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जब नंबर ऑफ एप्लीकेशन नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड से ज्यादा हो जाती है, कि मैंने 1 लाख डिबेंचर्स इशू करे, एप्लीकेशन आ गई 1,20,000 डिबेंचर्स की, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो जाता है। तो यहां पे हमारे पास 3 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। पहला ऑल्टरनेटिव होता है कि एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दो और उस पर एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दो। दूसरा ऑल्टरनेटिव होता है प्रोराटा या पार्शियल अलॉटमेंट, जिसको आप प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट भी बोल सकते हो। तीसरा होता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2, यानी कुछ के केस में एक्सेस को रिजेक्ट कर दो और बाकियों के लिए प्रोराटा के बेसिस पे अलॉटमेंट कर लो, कॉम्बिनेशन, ठीक है। अच्छा प्रोराटा अलॉटमेंट के केस में जैसे ही मैं प्रोराटा अलॉटमेंट बोलता हूं आपको अच्छे से पता होना चाहिए अब कि प्रोराटा के केस में हमको एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकालना होता है
उसको हमें फ्यूचर इंस्टॉलमेंट, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करना होता है, जो कि एप्लीकेशन के बाद जो भी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है जो कि अलॉटमेंट पड़ती है, तो इसको हम लोग अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट कर लेते हैं। और अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करे क्लियरली तो फ्यूचर कॉल्स के अगेंस्ट भी करते हैं। अगर फ्यूचर कॉल्स के अगेंस्ट करना है तो बात खत्म हो गई, सारा एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर खाली अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करना है तो ऐसा हो सकता है कि अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करने के बाद भी कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी में से कुछ पैसा बच जाए, उस केस में उस बचे हुए पैसे को हम लोग रिफंड कर देते हैं। ठीक है जी। और एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकालने का तरीका क्या होता है? नंबर ऑफ डिबेंचर्स अप्लाइड माइनस नंबर ऑफ डिबेंचर्स अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन मनी पर डिबेंचर। तो अगर 1,20,000 के डिबेंचर्स की एप्लीकेशन है, हम अलॉट कर रहे हैं 1,20,000 डिबेंचर, 1,00,000 डिबेंचर सॉरी, तो जो 20,000 डिबेंचर्स है उस पर एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो मिला मानो 2 रुपए के हिसाब से, वो हमारा एक्सेस एप्लीकेशन मनी हो जाता है। फिर हमें इसको अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करना होता है, और अलॉटमेंट से एडजस्ट करने के बाद भी अगर ये बच जाता है कुछ पैसा तो रिफंड करना होता है, और अगर क्वेश्चन बोले तो आगे फ्यूचर कॉल्स के अगेंस्ट एडजस्ट करना होता है। ये मेरा क्रक्स हो गया। वही होता है बच्चों अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स। इसका मतलब होता है व्हेन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इज लेस देन नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड, यानी हमने 1,00,000 डिबेंचर्स इशू करे थे लेकिन एप्लीकेशन आई 95,000 डिबेंचर्स की, तो ये होता है बच्चों अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। अच्छी बात यह है कि यहां पे कोई नई अकाउंटिंग नहीं होती, कुछ अलग नहीं होता, सिर्फ ध्यान क्या रखना होता है कि सारी एंट्रीज जो हमारी होगी अब वो 95,000 डिबेंचर्स के बेसिस पे होगी। ये 1,00,000 डिबेंचर्स जो एक्चुअल में इशू करे थे ये बेकार हो जाता है। सारी एप्लीकेशन से लेके जितनी भी कॉल्स वगैरह की एंट्री होती है, जो वहां भी कैलकुलेशंस होती है, वो 95,000 डिबेंचर्स के हिसाब से होती है। लेकिन जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन का केस आता है तो हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया कि नहीं मिल गया। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है बच्चों? वो होता है 90% ऑफ डिबेंचर्स इशूड। तो अगर मैंने 1,00,000 डिबेंचर्स इशू करे तो 1,00,000 का 90% दैट इज मिनिमम 90,000 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन आ जानी चाहिए। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होता तो फिर हमारा इशू फ्लॉप हो जाता है, पिट जाता है। उस केस में फिर हमारी कोई भी अलॉटमेंट नहीं होती और जो भी एप्लीकेशन का पैसा मिल चुका है वो हमें वापस रिफंड करना होता है जो भी एप्लीकेंट्स है उनको। ठीक है। और अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया लेकिन तब भी अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है तो याद रखना है कि सारी अकाउंटिंग जो होगी वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर्स अप्लाइड, यानी 95,000 डिबेंचर्स के हिसाब से। ठीक है। अब जब डिबेंचर्स हम इशू करते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, उस केस में हमारा बिल्कुल शेयर्स चैप्टर की तरह ये डिबेंचर्स जो हैं वो प्रमोटर्स को इशू हो सकते हैं, अंडरराइटर्स को इशू हो सकते हैं, वेंडर्स को इशू हो सकते हैं। वेंडर्स को किन 2 केसेस में इशू होते हैं? या तो फॉर परचेज ऑफ एसेट या परचेज ऑफ बिजनेस। ठीक है। अब प्रमोटर्स को जब इशू होते हैं डिबेंचर्स, वो क्यों होते हैं सब कुछ बता चुका, सब कुछ हम लोग रिवाइज कर चुके कि प्रमोटर ने जो भी काम वाम किया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जो भी मेहनत करी, उसके बदले में हम लोग उनको कुछ डिबेंचर्स इशू करते हैं, कभी शेयर्स इशू करते हैं, मतलब कोई भी सिक्योरिटी इशू कर सकते हैं। इसलिए हम लोग उनको जो भी डिबेंचर्स इशू करे जाते हैं उसको एक अलग खर्चे में दिखा देते हैं, जिसको बोलते हैं या तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, जो ज्यादा कॉमनली नोन एक्सपेंस है, या फिर इसको आप इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस भी बोल सकते हो। अकॉर्डिंगली एंट्री हो जाती है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस डेबिट या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। यहां पे हम ड्यू कर देते हैं अमाउंट को और फिर इन प्रमोटर्स को हम डिबेंचर्स इशू कर देते हैं प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। यहां पे अगेन याद रखना बच्चे, यहां प्रीमियम वीबीएम का कोई भी चक्कर नहीं आता। उसके बाद हम अंडरराइटर्स को भी इशू कर सकते हैं इन ल्यू ऑफ देयर कमीशन, की भाई अंडरराइटर्स ने हमें कुछ सर्विस दी, उसके बदले अंडरराइटर्स को कमीशन देना है, तो हम कैश में कमीशन पे करने की जगह उनको अपनी कंपनी के डिबेंचर्स इशू कर देते हैं। तो उस केस में क्या एंट्री होती है? पहली एंट्री में हम पहले अमाउंट ड्यू करते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। अगली एंट्री में हम लोग डिबेंचर्स को इशू कर देते हैं, उसकी एंट्री होती है अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू जो भी परसेंटेज डिबेंचर है वो परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। अगेन यार प्रीमियम डिस्काउंट का कोई केस आता नहीं। अब ये जो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, अंडरराइटिंग कमीशन है, ये सारे खर्चे हैं बेसिकली। इनका होता क्या है, ये ईयर एंड पे राइट ऑफ हो जाते हैं। कैसे कैसे? या तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ हो सकते हैं। अगर आप लोगों ने सेक्शन 52 पढ़ रखा होगा तो उसके 5 यूजेस होते हैं, उसमें आप नजर मार लेना। उन 5 यूजेस में आपको ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन, ये सब दिख जाएंगे। इसलिए इसको हम सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं।
अगर नहीं है या इनसफिशिएंट है तो जो भी बैलेंस बच गया वो नॉर्मली पीएनएल से राइट ऑफ हो जाता है। अच्छा, अब जब डिबेंचर्स वेंडर्स को इशू करते हैं तो मैंने बोला या तो हम एसेट परचेज करने के लिए कर सकते हैं इशू, कि मैंने फर्नीचर खरीदा किसी से, उसको कैश में पेमेंट करने की जगह मैंने अपने डिबेंचर्स इशू कर दिए, या फिर हम लोग बिजनेस परचेज अगर कर रहे हैं, किसी और का बिजनेस ही पूरा टेक ओवर कर रहे हैं, तो उनको हम बोल सकते हैं कि भाई आपको हम लोग अपने कंपनी के डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं कैश में पेमेंट करने की जगह। ठीक है, अगर एसेट परचेज कर रहे हैं तो पहली एंट्री क्या होती है बच्चों? पहली एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, जिस भी कंसिडरेशन पे आपने एसेट खरीदा है। और अगर बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो बिजनेस परचेज में आपको पता ही है कि सामने वाले बिजनेस का, जिसका भी हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं, उसके हम एसेट भी टेक ओवर कर लेते हैं, उसके हम लाइबिलिटीज भी टेक ओवर कर लेते हैं। तो उसकी एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंडिविजुअली सारे एसेट्स को डेबिट करते हैं, जो भी एग्रीड वैल्यू है उस वैल्यू पे लेते हैं। ठीक है, बुक वैल्यू से मतलब नहीं हम होता हमको कि सामने वाला अपनी किताबों में एसेट किस वैल्यू पे दिखा रहा है, हमें एग्रीड वैल्यू से मतलब होता है। तो क्वेश्चन में कई बार वो बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यू दोनों देता है, तो आपको ये एसेट्स या लाइबिलिटीज की वैल्यू एग्रीड वैल्यू पे लेके चलनी है ना। अच्छा, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, अगेन ये एक एक करके जो भी लाइबिलिटीज हैं जो बेसिकली एक्सटर्नल या आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं वो यहां पे क्रेडिट हो जाती है, इसकी भी हम एग्रीड वैल्यू ही यहां पे दिखाते हैं। टू वेंडर अकाउंट, इसमें आते हैं एग्रीड परचेज कंसिडरेशन जो मोस्टली क्वेश्चन में गिवन होता है। बैलेंसिंग फिगर आपको चेक करना होता है, अगर इस एंट्री में ऊपर बैलेंसिंग फिगर बचा डेबिट साइड पे तो वो होता है गुडविल, और अगर नीचे क्रेडिट साइड पे बचा तो वो होता है कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये एंट्री पता है आपको, वैसे बताई नहीं गई बट ये एंट्री अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 है जो बेसिकली बिजनेस टेक ओवर, एमैल्गमेशन इनसे डील करता है, उसमें ये एंट्री है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रखी है, उसको ही फॉलो करके आप यहाँ पे काम करते हो। ठीक है, अच्छा, एमसीक्यू में कभी कभी पूछा जा सकता है कि बताओ गुडविल कब आएगी या कैपिटल रिजर्व कब आएगी, तो उन बच्चों के लिए, मतलब जो बच्चे रट के चलना चाहते हैं, बाकी जो बिना रटे कॉन्सेप्चुअली पढ़ चुके उनको तो इसी एंट्री से समझ आ जाती है बात, बट जो बच्चे थोड़ा रट के पढ़ना पसंद करते हैं उन लोगों के लिए पॉइंट है कि अगर नेट एसेट्स एग्रीड परचेज कंसिडरेशन से ज्यादा है तो कैपिटल रिजर्व होता है, क्योंकि मैंने महंगा बिजनेस सस्ते दाम में लिया है ना। यही मतलब, अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट में बोलना चाहूं, मैंने महंगा बिजनेस सस्ते दाम में लिया तो मेरा फायदा हो गया, तो इसलिए वो फायदे को मैं कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर देता हूं। वहीं अगर उल्टा सिनेरियो है कि नेट एसेट्स मेरे एग्रीड परचेज कंसिडरेशन से कम है, मतलब मैंने सस्ता बिजनेस महंगे दाम पे लिया, तो वहां पे उस केस में गुडविल आ जाता है कि भाई अगर मैंने कोई सस्ता बिजनेस ज्यादा दाम पे लिया है तो कहीं ना कहीं मैंने गुडविल की वजह से ज्यादा पैसा दिया है, इसीलिए यहां पे इस केस में गुडविल आ जाता है। तो पहली एंट्री बच्चों अकॉर्डिंगली मतलब आपको करनी पड़ती है, परचेज ऑफ एसेट के केस में अपनी एंट्री होती है, परचेज ऑफ बिजनेस के केस में अपनी एंट्री होती है। उसके बाद फिर सेकंड एंट्री होती है इश्यू ऑफ डिबेंचर की, ये दोनों के लिए कॉमन ही चलती है। क्या एंट्री होती है? वेंडर अकाउंट डेबिट। ऊपर दोनों भी एंट्रीज में नजर मारो तो हमने दोनों एंट्रीज में वेंडर अकाउंट क्रेडिट कर रखा है, तो अब बस इशू के टाइम पे अब हम वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं ऐसा समझो, तो वेंडर को डेबिट करते हैं जितने भी अमाउंट हमने ऊपर डेबिट कर रखा है, सॉरी क्रेडिट कर रखा है, तो एग्रीड परचेज कंसिडरेशन से हम इसको डेबिट कर देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन अगर बोलता है कि कुछ पेमेंट हम चेक वगैरह से पे कर रहे हैं तो टू बैंक में आ जाता है, अगर है कोई तो। कभी कभी क्वेश्चन कहता है कि हमने कुछ पार्शियल अमाउंट के लिए हमने कोई बिल एक्सेप्ट कर लिया तो उसके लिए टू बिल्स पेबल आ जाता है। उसके बाद आता है मेन जो है 2% डिबेंचर, जितने भी डिबेंचर्स इशू करे, जितने भी डिबेंचर्स इशू करे इनटू फेस वैल्यू पर डिबेंचर के हिसाब से यहां पे ये अमाउंट आ जाता है ना। अब अगर ये डिबेंचर्स हमने प्रीमियम पे इशू करे तो नीचे सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाता है, अगर ये डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू करे तो ऊपर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आ जाता है। अब यहां पे मुद्दे की चीज है नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड, ये कैसे निकलता है, क्योंकि अगर ये निकल गया तो फिर पूरी एंट्री में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि कितना डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट होगा, कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्रेडिट होगा, या फिर कितना डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट होगा। सारी ये चीजें नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड के हिसाब से निकलती है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड निकालने का तरीका होता है एग्रीड परचेज कंसिडरेशन टू बी डिस्चार्ज या पेड बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर डिबेंचर, है ना। तो जितना भी परचेज कंसिडरेशन हम डिबेंचर इशू से पे कर रहे हैं उतने को लो न्यूमरेटर में डिवाइड कर दो इश्यू प्राइस ऑफ डिबेंचर से, तो आपका नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाता है। ये हम लोग वर्किंग नोट में करके दिखाते हैं। आई वुड सजेस्ट ये वर्किंग नोट में आप जरूर करके दिखाना, इसके भी अपने मार्क्स होते हैं। अच्छा, इश्यू प्राइस पर डिबेंचर का मतलब वैसे तो आपको पता है, बट फिर भी एक बार फटाफट से, इट मींस फेस वैल्यू पर डिबेंचर प्लस प्रीमियम, अगर प्रीमियम का केस है तो,
या फिर फेस वैल्यू पर डिबेंचर माइनस डिस्काउंट पर डिबेंचर अगर डिस्काउंट का केस है तो, और अगर इशू एट पार हो रहा है तो इशू प्राइस विल बी इक्वल टू फेस वैल्यू ओनली। अच्छा, कभी कभी बच्चों डिबेंचर्स इशू करे जाते हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? सेकेंडरी सिक्योरिटी। मतलब एक होता है प्राइमरी सिक्योरिटी कि मैंने किसी बैंक से लोन लिया और अपनी मेन प्राइमरी सिक्योरिटी दे दी। कभी कभी क्या होता है कि बैंक को एक्स्ट्रा कंफर्ट देने के लिए, एक्स्ट्रा आश्वासन कह सकते हैं देने के लिए, एक्स्ट्रा ट्रस्ट देने के लिए मैं एक सेकेंडरी सिक्योरिटी भी दे देता हूं। तो मैं ये भी बोल देता हूं कि लो भाई, प्राइमरी सिक्योरिटी तो है ही है, साथ में उसके बाद भी अगर आपको कुछ दिक्कत लगती है, लोन का पैसा नहीं मिलता, तो हम अपनी कंपनी के डिबेंचर्स आपको इशू कर देंगे। तो ये एक सेकेंडरी सिक्योरिटी होती है, बस इसी को बोल लेते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, तो कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब ऐसी सिक्योरिटी जो दी जाती है इन एडिशन टू प्राइमरी या फिर प्रिंसिपल सिक्योरिटी। तो डिबेंचर्स इशू कर देते हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी, राइट। कोलैटरल सिक्योरिटी तभी रियलाइज होती है, तभी कह सकते इंप्लीमेंट होती है, तभी एक्सरसाइज होती है जब लोन रिकवर नहीं हो पाता बाय रियलाइजिंग प्राइमरी या प्रिंसिपल सिक्योरिटी। तो पहला नंबर किसका आएगा? प्राइमरी सिक्योरिटी का। भाई प्राइमरी सिक्योरिटी से अगर लोन रीपे हो गया, रिकवर हो गया, तो बात ही खत्म, फिर कोलैटरल सिक्योरिटी की कोई बात ही नहीं करेगा। कोलैटरल सिक्योरिटी का नंबर दूसरे नंबर पे आता है अगर प्राइमरी सिक्योरिटी भी कम पड़ जाती है, उस केस में फिर कोलैटरल सिक्योरिटी एक्सरसाइज की जाती है। इतना इन डेप्थ वैसे कोई पूछता नहीं, बट हाँ बेसिक मीनिंग आपको पता होना चाहिए। पॉइंट जो आपको याद रखना है, इससे मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपका एमसीक्यू में एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो आपके आते हैं एमसीक्यू में, वो इजीली बन सकता है। तो इसलिए मैं इस पे सितारा मार रहा हूं कि डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी डू नॉट कैरी एनी राइट्स टिल द टाइम लोन इज बीइंग रीपेड एज पर एग्रीड टर्म और ऑन डिवॉर्ड। भाई जस्ट बिकॉज कोई डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी इशू कर रखा है, इसका मतलब उस डिबेंचर पे कोई अधिकार नहीं आया है ना। तो जिसको भी मैंने डिबेंचर इशू करा है कोलैटरल सिक्योरिटी, वो मेरे से डिबेंचर के अगेंस्ट कोई पेमेंट नहीं मांग सकता, वो कोई इंटरेस्ट वगैरह का क्लेम नहीं कर सकता। जब तक लोन में टाइमली रीपे कर रहा हूं, सब कुछ सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा, तब तक ये डिबेंचर्स पे कोई भी राइट्स, कोई भी अधिकार नहीं होते बैंक वगैरह को, या जिसको भी मैंने डिबेंचर्स इशू करे हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। ये बात ध्यान रखना है। तो कभी भी इंटरेस्ट नहीं पे होगा, इंटरेस्ट कभी भी पे नहीं होगा इन केस ऑफ डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ये बात अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। अब मेन चीज की इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है, तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के दो मेथड्स होते हैं बच्चों। पहला मेथड होता है विदाउट पासिंग एनी जर्नल एंट्री फॉर इशू, यानी डिबेंचर्स इशू करने की हम कोई भी एंट्री नहीं करते, ये पहला मेथड होता है। और सेकंड मेथड होता है बाय पासिंग जर्नल एंट्री फॉर इशू। यहां पे उल्टा हो गया, यहां पे हम डिबेंचर इशू करने की एक एंट्री पास करते हैं। तो फर्स्ट मेथड में क्या होता है, नो एंट्रीज पास फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, सिर्फ लोन जो लिया उसकी एंट्री आपको लिखनी होती है। और लोन लेने की एंट्री क्या होती है भाई, ये तो आपने 11th क्लास में सीखा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक। एक तरफ बैंक में पैसा आ गया लोन का, दूसरी तरफ एक लाइबिलिटी खड़ी होगी लोन की, खत्म। तो बैंक टू लोन, सिंपल भाषा में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। तो ये एंट्री आपको लोन लेने की करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई दूसरी एंट्री नहीं करनी। हाँ, ये लोन है, वो बैलेंस शीट में आएगा अंडर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, एज द केस में भी, मोस्टली तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आता है, ठीक है। बाकी आपको नोट्स टू अकाउंट्स में जहां लोन दिखा रहे होगे, जहां लोन दिखा रहे होगे कि भाई ये लोन ले रखा है हमने, ये नोट्स टू अकाउंट्स में आप डिस्क्लोज कर रहे होगे, वहां पे आपको डिस्क्लोज ये भी करना पड़ेगा कि ये जो फलाना ढिंकाना लोन जो भी है वो सिक्योर्ड है बाय इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ये आपको नोट्स टू अकाउंट्स में बस दिखाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि मानो 10 लाख रुपए का लोन है किसी बैंक से, तो मेन बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में ये 10 लाख का लोन ही दिख रहा होगा। बाकी नोट में, नोट नंबर 1 में जब नोट्स टू अकाउंट्स में मैं आऊंगा तो मैं देखूंगा कि भाई ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के नाम पे ये कोई टर्म लोन है किसी बैंक से 10 लाख रुपए का, और इसी में मैं नीचे डिस्क्लोज कर दूंगा कि भाई ये सिक्योर्ड है बाय इशू ऑफ जितने भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स है और जितने भी रुपी ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ये क्वेश्चन में गिवन होता है, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना होता है कि कितने डिबेंचर है, कितने रुपए के, ये सब गिवन होता है। बस आपको ये डिस्क्लोजर लिखने आनी चाहिए कि इस तरह से आपको डिस्क्लोज करना चाहिए या करना होता है, जो मैंने स्पेसिफिकली येलो से हाईलाइट करा है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा है बच्चों, दूसरा ऑल्टरनेटिव होता है जो मेथड होता है, वो होता है क्या
कि आप डिबेंचर इशू करने के लिए भी एक अलग एंट्री करो। तो अंडर दिस मेथड जर्नल एंट्रीज पास्ड फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी इन एडिशन टू द एंट्री फॉर लोन एज डिस्कस्ड इन मेथड 1। मतलब लोन अगर मैं ले रहा हूं भाई तो लोन लेने की एंट्री तो सेम चलेगी, चाहे मैं मेथड कौन सा भी फॉलो कर रहा हूं। लोन लिया है तो लोन की तो एंट्री भाई वो थोड़ी बदल जाएगी, सिर्फ डिफरेंस कहां आ रहा है, डिबेंचर इशू करने की एंट्री में डिफरेंस आ रहा है। एक मेथड में हम कोई एंट्री कर ही नहीं रहे डिबेंचर इशू करने की, दूसरे मेथड में हम लोग डिबेंचर जो इशू हो रहे हैं कोलैटरल सिक्योरिटी उसकी अलग से एंट्री करके दिखा रहे हैं। तो उसकी एंट्री होती है बच्चों डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जो भी परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। मतलब यहां पे मुद्दे की चीज क्या ध्यान रखनी है, एक बेफालतू का अकाउंट यहां पे हमें खोलना पड़ता है, एक कह सकते हैं कि टेम्परेरी अकाउंट होता है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, तो इसको यूज करके एंट्री करनी होती है ना। अच्छा, अब ये डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट का होता क्या है भाई, देखो डिबेंचर का तो हमें पता है कि कैसे दिखाना होता है, ये डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट का क्या होता है, तो इट इज शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम जो भी परसेंटेज डिबेंचर है इन नोट्स टू अकाउंट्स। एग्जाम्पल है इसका भी मेरे पास, सेम सिनेरियो ले लिया मैंने बोला मानो बैंक से लोन है 10 लाख रुपए का, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नोट्स टू अकाउंट में बैंक का लोन दिखा दूंगा 10 लाख रुपए। अब क्योंकि यहां पे मैंने डिबेंचर इशू करने की एंट्री कर रखी है, मतलब मैंने एक डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर रखा है, तो अब यहां डिबेंचर का भी बैलेंस खड़ा है मेरे पास, तो उस केस में मेरे को डिबेंचर भी एक अलग से दिखाना पड़ेगा कि भाई 12,008% डिबेंचर है और ₹100 ईच जो इशू हुए हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी, लेकिन मैं इसको अंदर ही दिखा रहा हूं कि 12 लाख के डिबेंचर इशू हैं। अब ये जो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट का एक डेबिट बैलेंस खड़ा हो गया है, इस डेबिट बैलेंस का मैं क्या करता हूं, इसी डिबेंचर में से मैं माइनस करके दिखा देता हूं। तो 12 लाख रुपए का ही डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट भी खड़ा है, तो 12 लाख का डिबेंचर है, उसमें से 12 लाख का डिबेंचर सस्पेंस माइनस करके बाहर जो फाइनल अमाउंट है वो जीरो ही हो जाता है, ये हमेशा जीरो हो जाएगा। जितने का डिबेंचर इशू कर रहे हैं उतने का सस्पेंस अकाउंट में खुला हुआ है बैलेंस, तो ये आपस में कट ही जाएगा हमेशा, लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स में आपको इसी प्रकार से डिस्क्लोज करके चलना होता है। तो इसकी वजह से अल्टीमेटली होता क्या है, मेरी मेन बैलेंस शीट में जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दिखेगी वो 10 लाख की ही दिखेगी, यानी जो मेन लोन है बैंक का सिर्फ यही मेरी बैलेंस शीट में दिखेगा, बाकी सारी डिस्क्लोजर मेरी नोट्स टू अकाउंट्स में ही दिखती है। तो आपके एग्जाम में बच्चों एंट्रीज का क्वेश्चन आ जाता है, बैलेंस शीट डिस्क्लोज करने का क्वेश्चन आ जाता है, आपको ये सारी चीजें करनी आनी चाहिए, ठीक है। बाकी नोट्स में ये भी दे रखा है कि भाई लोन अगर रीपे नहीं हुआ, डिबेंचर्स एक्सरसाइज हो गए तो क्या एंट्री वगैरह होती है, बट वो मेरे को लगता नहीं आपके लिए रेलिवेंट है, तो वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा। मैं सीधा कूद रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें तो आप जितने वेरी लगा पाओ लगा लेना। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जिसकी हेडिंग है इश्यू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, सबसे पहली बात बच्चों, जो डिबेंचर्स इशू होते हैं हमने पढ़ा क्या, कि डिबेंचर्स पार पे भी इशू हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी इशू हो सकते हैं, डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं, इस बात को तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। लेकिन जो अब डिबेंचर्स रिडेम्पशन की मैं बात करता हूं, रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है, डिबेंचर्स को रीपे करना। डिबेंचर मेरे लिए लोन है, अल्टीमेटली लाइबिलिटी है, उसको रीपे करना, तो डिबेंचर्स को रीपे करने को ही बोलते हैं रिडीम करना। तो जो डिबेंचर्स की रिडेम्पशन होती है बच्चों, वो पार पे हो सकती है, मतलब 100 रुपए के डिबेंचर्स में 100 रुपए पे ही रिडीम कर रहा हूं। और मजे की बात है बच्चों की ये प्रीमियम पे भी हो सकती है, यानी मैं 100 रुपए के डिबेंचर 120 रुपए में रीपे कर रहा हूं। तो बच्चों अगर जो मैं पार पे रीपे कर रहा हूं 100 रुपए पे ही कर रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तब आती है जब मैं डिबेंचर 100 रुपए के 120 पे रिडीम कर रहा हूं। मतलब आपको दिख रहा होगा कि इसका मतलब मैं हर डिबेंचर पे 20 रुपए फालतू रीपे कर रहा हूं, ज्यादा रीपे कर रहा हूं। भाई एक तरह मैंने डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट तो अलग से दिया ही होगा हर साल, जो भी इंटरेस्ट है, उसके अलावा मैं 100 रुपए के डिबेंचर जब मैं 120 में रीपे कर रहा हूं तो मैं इसके अलावा 20 रुपए एक्स्ट्रा भी दे रहा हूं। तो इसी को बच्चों बोलते हैं, इसी 20 रुपए को बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। और अगर आपको ये मतलब मेरी बात समझ आ गई तो आपको ये भी समझ आ जाएगा अपने आप ही कि ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। और अगेन ये बच्चों एक कैपिटल लॉस ही होता है। जैसे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एक कैपिटल लॉस होता है, उसी प्रकार से प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर एक कैपिटल लॉस होता है किसी भी कंपनी के लिए, ठीक है। अब मजे की बात ये होती है बच्चों, एक बचपन में प्रूडेंस प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, इसको ध्यान में रखते हुए हमें जब पता है कि भाई 100 रुपए के डिबेंचर 120 में ही रीपे करना है, 20 रुपए एक्स्ट्रा ही देने, तो ये 20 रुपए का नुकसान इवन तो आज नहीं रिडीम हो रही, रिडीम तो बाद में होंगे, लेकिन ये 20 रुपए का जो नुकसान होता है ये मैं इशू के टाइम यानी आज ही दिखा देता हूं, कीपिंग इन माइंड द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस,
बात समझ में आ रही है? तो बस इसी की वजह से ये टॉपिक आपका थोड़ा सा एक अलग हो जाता है। तो बच्चों सारी बातों का अगर मैं क्रक्स करूं, निष्कर्ष निकालूं सारी बातों का, हमारे ओवरऑल इशू के टाइम के 6 मोटे मोटे केसेस बन जाते हैं। पहला केस है इशू पार पे हुआ, रिडेम्पशन पार पे होगा। दूसरा केस है इशू डिस्काउंट पे हुआ लेकिन रिडेम्पशन पार पे होगा। तीसरा केस है इशू प्रीमियम पे हुआ, रिडेम्पशन पार पे होगा। तो बच्चों जहां पे भी रिडेम्पशन पार पे होना है वहां पे नो दिक्कत, यहां पे तो आपको कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं मारना। नॉर्मल जो आपने इशू की एंट्रीज सीख ली, मतलब जो हमने पहले रिवाइज कर ली, वो यहां पे आराम से चल जाती है, वही करनी होती है, कोई और नया एक्स्ट्रा काम नहीं करना होता। दिक्कत कहां आती है बच्चों? दिक्कत आती है, मैंने बोला जब भी रिडेम्पशन होनी है एट प्रीमियम, तो रिमेनिंग जो 3 केसेस है वहां दिक्कत आने लग जाती है। यानी या तो इशू पार पे हो रहा है लेकिन रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगा, या फिर इशू डिस्काउंट पे हो रहा है और रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगा, या फिर इशू प्रीमियम पे हो रहा है और रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे होगा। यानी बोलने का मतलब यह है कि जहां पे प्रीमियम पे रिडीम होना है यहां पे आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो केस 1, 2, 3 में कुछ नया नहीं सीखना, असली सीखना है केस 4, 5, 6 में जहां पे रिडेम्पशन प्रीमियम पे होनी है। ठीक है, और ध्यान क्या रखना है, प्रीमियम एक कैपिटल लॉस है और उसको इशू के टाइम ही रिकॉर्ड करना होता है, कीपिंग इन माइंड द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। अच्छा, तो केस 4 मैंने बोला जहां पे इशू पार पे हो रहा है और रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है। तो यहां पे देखो क्या एंट्री होती है। पहला केस में ये मान के चल रहा हूं लमसम वाला, जहां पे इशू प्राइस लमसम पे मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें एप्लीकेशन मनी आ गया टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट एज यूजुअल, जो लमसम के केस में हमने एंट्री सीखी थी। असली एंट्री है दूसरी एंट्री। इसमें क्या है, पहली 2 एंट्री तो नॉर्मल है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट जिसमें एप्लीकेशन मनी आ गई, टू परसेंटेज डिबेंचर जिसमें फेस वैल्यू हो गया। ये तो ऑलरेडी सीखी हुई बात है। नई चीज क्या है, हम इसी एंट्री में साथ में बच्चों जो लॉस है ड्यू टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, जो रिडेम्पशन पे प्रीमियम पे करेंगे उसका जो नुकसान है, तो उसका लॉस हम इसी एंट्री में रिकॉर्ड कर देते हैं। तो नाम ही पड़ जाता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। इसमें हम प्रीमियम का जो लॉस है वो डाल देते हैं। कोरेस्पॉन्डिंगली भाई अब जब मैंने कुछ डेबिट कर दिया लॉस, तो मुझे कोरेस्पॉन्डिंगली कुछ क्रेडिट तो करना पड़ेगा, डबल एंट्री सिस्टम नहीं तो मेरी फेल हो जाएगी। तो अगर मैंने लॉस डेबिट किया तो मेरे कोरेस्पॉन्डिंगली कुछ क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैं क्रेडिट क्या करता हूं, मैं कोरेस्पॉन्डिंगली प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर की लाइबिलिटी खड़ी कर देता हूं। तो सेम ही अमाउंट से ऊपर डेबिट भी हो जाता है और नीचे सेम ही अमाउंट से क्रेडिट हो जाता है, अलग अलग नाम से। ऊपर लॉस डेबिट होता है, नीचे लाइबिलिटी डेबिट क्रेडिट होती है। तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑन डिबेंचर, इसमें अगेन जो प्रीमियम है ऑन रिडेम्पशन वो आ जाता है। तो याद रखना है, ऊपर वाला जो किया ये हम लॉस रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए डेबिट कर रहे हैं, और नीचे हम लोग, अब ये भी लॉस ही लिखना पड़ेगा, नीचे हम लोग लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए इसको क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने लमसम की बात करी बच्चों। व्हाट इफ इंस्टॉलमेंट्स का केस हो, एप्लीकेशन अलग, अलॉटमेंट अलग, कॉल अलग। यहां पे तो बच्चे मैं बोलूंगा 80% बच्चे गलत करते हैं भाई। 80% बच्चे एग्जाम के दिन तक भी उन्हें याद नहीं होता या पता ही नहीं होता कि लमसम के केस में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर कहां लगेगा, कहां आएगा। हर बच्चा अलग अलग जगह अपना तुक्का मार के कहीं भी लगा के आ जाता है। ये मैंने अच्छे से बच्चों इतने पेपर्स चेक करे हैं और ये मेरे को अच्छे से पता है, और अगर आप मेरी बात समझ भी रहे होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, तो इसलिए ये बात अच्छे से सुन लो। अगर लमसम का केस ना हो के इंस्टॉलमेंट्स का केस है, तो जो ये प्रीमियम वाला एंट्री है, जो लॉस और प्रीमियम जो हमें रिकॉर्ड करना है, वो हमें अलॉटमेंट के टाइम रिकॉर्ड करना होता है। यानी जिस एंट्री में डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट हम ड्यू करते हैं, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, जो ये एंट्री हम जहां पास करते हैं, वहीं पे हमको लॉस ऑन इशू और प्रीमियम और रिडेम्पशन साथ में रिकॉर्ड करना होता है।
कुछ बच्चे एप्लीकेशन की एंट्री में करके आ जाते हैं, कुछ बच्चे बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट वाली एंट्री में दिखा के आ जाते हैं, कुछ बच्चे कॉल की एंट्री में दिखा के आ जाते हैं। हर बच्चा अलग अलग जगह तुक्का मार के दिखा के आता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो सही जगह पे इसको रिकॉर्ड करके दिखाते हैं। तो आप बच्चों याद रखना कहां पे लॉस और प्रीमियम आएगा, डिबेंचर अलॉटमेंट जो आप ड्यू कर रहे होगे जिस एंट्री में, उसमें आपको दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा आप कहीं भी और दिखाओगे आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है जी। एक केस मैंने बहुत आराम से धीरे धीरे डिस्कस किया, आगे के केस बिल्कुल सेम लाइन पे चल रहे, तो मैं थोड़ा फास्ट करूंगा बच्चों। इशूड एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन प्रीमियम पे होना है। डिस्काउंट पे इश्यू होना है, रिडेम्पशन प्रीमियम पे होना है। तो इस केस में पहली एंट्री होती है वही बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, वही लमसम वाला केस मान के चल रहे हैं। उसके बाद फिर हमारी डिस्काउंट पे इशू वाली एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, जिसमें फेस वैल्यू आ गया। ये तो नॉर्मल एंट्री हो गई, लेकिन इसके साथ ही हमको क्या रिकॉर्ड करना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, साथ ही में हमें ये रिकॉर्ड करके चलना है। अब यहां पे हमारा क्या एक काम होता है, हम बोलते हैं भाई देखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ये भी कैपिटल लॉस है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ये भी कैपिटल लॉस है। तो एक बेहतर तरीका इस एंट्री को करने का हो जाता है कि ये डिस्काउंट और लॉस अलग अलग दिखाने की जगह इन दोनों को मर्ज कर दो, क्लब कर दो और एक ही साथ दिखा दो इसको। तो बेटर तरीका क्या होता है, देखो मैंने बोल्ड पे भी लिख रखा है कि बाकी एंट्री बिल्कुल नॉर्मल है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। सिर्फ ध्यान क्या रखना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में हम लोग प्रीमियम और डिस्काउंट वाला पार्ट दोनों भी क्लब कर देते हैं। दोनों भी करके आ जाओगे तो नंबर मिल जाएंगे, बट बेटर क्या है कि इन दोनों को मर्ज करके हम एक ही साथ लिख देंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है। और बाकी बच्चा वही है, अगर इशू प्राइस इंस्टॉलमेंट में मिलना है, अलग अलग टुकड़ों में मिलना है, तो ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और लॉस ऑन इशू वाली एंट्री हमें मतलब अकाउंट कहां पे यूज करना है, डिबेंचर अलॉटमेंट ड्यू करते वक्त। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, यहां एप्लीकेशन मनी नहीं है, यहां है अलॉटमेंट ड्यू। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। बस मुद्दे की चीज बाकी वही है, लॉस में वही अमाउंट आ रहा है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन में वही अमाउंट आ रहा है। ध्यान रखना है बस ये कि अलॉटमेंट की जहां पे मनी आप ड्यू कर रहे हो उसी एंट्री में आपको ये करके दिखाना है। इसके अलावा आप कहीं और करके आओगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। और फाइनली केस नंबर 6 होता है लास्ट केस बच्चों, व्हेन इशू है प्रीमियम पे और रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे होना है। तो पहला अगर मैं लमसम वाला केस देख लूं तो पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जिसमें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड आ जाता है। अगली एंट्री में हम लोग क्या करते हैं, वही डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, इसमें फेस वैल्यू आ गया, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, इसमें प्रीमियम आ गया। ये नॉर्मल आपकी एंट्री हो गई। बाकी नया क्या करना है आपको, एक तरफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर के नाम से एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है और ऊपर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से एक लॉस रिकॉर्ड करना है। और वही अगर ये इंस्टॉलमेंट का केस है तो समझ गए होंगे, बाकी सब सेम चलेगा। बस ध्यान क्या रखना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो डेबिट होगा और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर जो क्रेडिट होगा वो कहां पे होगा, अलॉटमेंट मनी ड्यू करने वाली जर्नल एंट्री में ये डेबिट क्रेडिट होगा। ये बस याद रखना है। ठीक है। बाकी बच्चों प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, मैं बार बार कह रहा हूं ये लाइबिलिटी है, तो अकॉर्डिंगली ये बैलेंस शीट में आ जाता है अंडर द हेड नॉन करेंट लाइबिलिटीज, अंडर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ठीक है। ओके। नेक्स्ट होता है बच्चों इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो पहली बात अगेन जो एमसीक्यू में या फिर कई बार रीजन असर्शन बेस्ड एमसीक्यूज में आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होता है एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये नॉर्मल खर्चा होता है। ये पीएनएल में फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आता है, राइट। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है वो फिक्स रेट पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट होता है डिबेंचर्स की फेस वैल्यू पे। पर एनम का मतलब टाइम बेसिस पे कैलकुलेट होता है कि भाई पूरे साल में जितने भी महीने डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग है उतने महीने का ही इंटरेस्ट लगता है। ठीक है।
इंटरेस्ट का जो रेट होता है वो डिबेंचर में प्रीफिक्स होता है, जो क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है। तो अगर 8% डिबेंचर लिखा है, इसका मतलब क्या है कि इंटरेस्ट रेट जो है डिबेंचर पे वो 8% पर एनम है। अब ये इंटरेस्ट जो है वो मंथली पेबल हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, एनुअली हो सकता है, वो टर्म ऑफ इशू में डिपेंड करता है। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो क्वेश्चन में गिवन होगा। साल के अंत में इंटरेस्ट, क्योंकि ये खर्चा अल्टीमेटली फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है, तो बाकी सारी खर्चे जैसे पीएनएल में ट्रांसफर हो जाते हैं ईयर एंड में, ये भी पीएनएल में ट्रांसफर हो जाता है एज एक्सपेंस। अकॉर्डिंगली क्या एंट्रीज हमारी बन गई, सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करते हैं तो उसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। उसके बाद ये जो ड्यू इंटरेस्ट है वो हम पे कर देते हैं तो उसकी एंट्री होती है डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और लास्ट एंट्री होती है जिसमें हम लोग इंटरेस्ट के खर्चे को पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं तो उसकी एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट जो भी है टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, राइट? यस सर। और लास्ट आपका जो पॉइंट है वो है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हमने ऊपर जो डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट किया कैपिटल लॉस बोल बोल के, या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट किया अगेन कैपिटल लॉस बोल बोल के, इसको राइट ऑफ कैसे किया जाता है, ठीक है? दोनों भी लॉसेस कैपिटल लॉस है, ये मैं आपको बता चुका। अब इसको राइट ऑफ करते हैं हम लोग। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम में कुछ पैसा पड़ा है तो पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं। अगेन मैं वही बोलूंगा, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 जो होगा, जो थ्योरी में हमने डिस्कस किया था, इसके 5 यूजेस थे, उसमें आप देख लोगे आपको राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस दोनों भी ये 5 यूजेस के अंदर दिख जाएंगे। बस उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग इसको सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर देते हैं। अगर मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा है तो, नहीं पड़ा या सिक्योरिटीज प्रीमियम एडिक्वेट नहीं है तो जो भी बैलेंस बच गया वो पीएनएल से राइट ऑफ कर देते हैं। तो देखो उसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। उदाहरण के तौर पे मानो मेरा डिस्काउंट है 20,000 का, सिक्योरिटीज प्रीमियम में मेरे पास 18,000 पड़े, तो 18,000 रुपए तो मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर दूंगा और बैलेंस 2,000 रुपए मैं पीएनएल से राइट ऑफ कर दूंगा, ठीक है? तो ये एंट्री आपको एक और करनी होती है। तो ये था बच्चों आपका जो कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन था इस चैप्टर का। बहुत ही आसान चैप्टर है बच्चों, डिस्कस करने में टाइम लगा क्योंकि है बहुत सारी चीजें, लेकिन क्योंकि बहुत सारी चीजें शेयर्स चैप्टर से लिंक्ड है तो इसलिए ये बहुत चैप्टर इजी हो जाता है। और जो नए पॉइंट्स भी है इस चैप्टर में, एक नए कॉन्सेप्ट्स भी हैं, वो भी कोई मुश्किल नहीं है। तो अगेन आई वुड रिक्वेस्ट, आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस कि इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करके जाना, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, मेक श्योर करना, स्पेशली जो 6 मार्कर का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, उसमें आपको बिल्कुल फटाफट काम करना है। अच्छी बात यह है कि 6 मार्कर का क्वेश्चन जो आता है वो लेंदी भी नहीं होता, बहुत जल्दी हो जाता है, तो आपको टाइम भी बचाना है इसके क्वेश्चन में, स्पेशली 6 मार्कर क्वेश्चन में, और 100% करेक्ट करके भी आना है, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों ये रिवीजन आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी तो मेरे छोटे से इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, अपने कमेंट्स भी आप डाल देना जरूर से। बाकी बच्चों हमारी मुलाकात होगी अगले रिवीजन वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।